बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता? CaO होता। ठीक है। उसके बाद बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता? CaOH का होल ट्वाइस। तो जब बिना बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है, ठीक है, तब बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना। अब यहाँ से समझिए, बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो बुझा हुआ चूना का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दीवारों को सफ़ेदी करने में। ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस का प्रयोग हम दीवारों को सफ़ेदी करने में करते हैं। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने CaOH का होल ट्वाइस, इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेती है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3, वही कहता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना लेती है। ठीक है। सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माने बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। और सफ़ेदी करने के 2 से 3 दिनों के बाद उस दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर यानी संगमरमर की परत जम जाती है। ठीक है। और इससे दीवारों में चमक आ जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दीवारों को सफ़ेदी करने में किसका प्रयोग होता है? तो दीवारों को सफ़ेदी करने में बुझा हुआ चूना का प्रयोग होता है। उसके सफ़ेदी करने के बाद चमक किस कारण से आ जाता है? तो कहिएगा कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाने के कारण माने CaCO3। ठीक है। 2 से 3 दिनों के बाद चमक आती है। ठीक है इसका। और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता, जो कि आपको पहला ही वीडियो में हम बता चुके हैं। शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्या होती है? शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि शोषण की क्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। इसलिए शोषण को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता था? FeSO4 होता है। FeSO4 फेरस सल्फेट का सूत्र होता है, जो हरे रंग का होता है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4 होता है, जो हरे रंग का होता है। ठीक। अब फेरस सल्फेट की जब हीट किया जाता है, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। तो ठीक है, ध्यान में रखिएगा, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तब फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है। ठीक है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? CaO, बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है। चूना पत्थर को गर्म करना एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। उसके बाद आइए यहाँ पर लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। ठीक है। PbNO3 का होल ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तब लेड ऑक्साइड PbO, उसके बाद है ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2। CeO प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाता CeO। एक किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो 2 तरह का अभिक्रिया होगा, एक संयोजन अभिक्रिया होगा, एक उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक। उपचयन अभिक्रिया को ही हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक है। वह कौन सी होगी कि जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस तरह का। देखिए यहाँ चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटाकर उस पर नाइट्रोजन गैस
कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। ठीक है, मैंने कहने का मतलब चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है ताकि उसमें उपस्थित जो खाद्य सामग्री रहती है वो लंबे समय तक सुरक्षित बने रहे। इसलिए चिप्स की थैली से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, ये बात ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, उसके बाद संश्लेषित सूचक में क्या कौन कौन से आते हैं, मेथिल ऑरेन, उसके बाद फिनोल्फथेलिन। संश्लेषित सूचक कौन कौन होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ये आपका संश्लेषित सूचक होता है। ठीक है, लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी का होता है। लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी की तरह होता है। जो थैलोफाइटा समूह, ठीक है, लीचेन माने लीचेन, ठीक है, लाइकेन, लीचेन यानी लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन से निकाला जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। वैनिला प्याज एवं लौंग के तेल, ये सब क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते। ठीक है, वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल कौन सा सूचक है, तो गंधीय सूचक होते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, एकदम धीमी प्रक्रिया होती है। और जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता Ha3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव के लिए हो सकता है। या तनु का प्रक्रिया में कौन से आयन का प्रयोग होता है, H3O+ OH- आयन का प्रयोग होता है। देखिए pH स्केल हुआ। ठीक है, pH स्केल का परास क्या होता था, 0 से 14 तक होता है। pH स्केल का परास क्या होता था, 0 से 14 तक होता है। ठीक है, उसके बाद उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। उसके बाद क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, 7 होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ठीक है, जबकि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, उसके बाद क्षारीय विलयन का pH मान आपका 7 से अधिक हो या pH का स्केल जो होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, pH स्केल का परास क्या होता था, 0 से 14 तक होता है। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, जठर रस का pH मान कितना होता है, लगभग 1.2। जठर रस का pH मान कितना होता है, 1.2। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, 2.2। नींबू के रस का pH मान कितना होता है, 2.2। सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ है नींबू की तुलना में जठर रस होगा। ठीक है, जठर रस क्यों होगा, क्योंकि इसका pH मान इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। तो जिसका pH मान जितना ही कम होगा, 7 से कम होता तो पदार्थ अम्लीय होता, 7 से जितना ही कम होगा, ठीक है, वह पदार्थ उतना ही अधिक अम्लीय होता। तो जठर रस का pH मान 1.2 होता है, नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। उदासीन विलयन का भी pH मान 7 होता है। ठीक है, रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसलिए क्योंकि 7 से अधिक हो गया, तो 7 से अधिक है तो रक्त की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। रक्त की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मान MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। क्यों, क्योंकि यह 7 से अधिक है इसलिए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का pH मान 14 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का pH मान कितना होता है, 14 होता है। जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, 10। ये दोनों क्षारीय प्रकृति का। रक्त का pH मान 7.4 होता है, ये भी क्षारीय प्रकृति का लेकिन कम क्षारीय। ठीक है, जिसका pH मान जितना ही अधिक होगा, 7 से अधिक जितना ही अधिक होता है वह उतना ही अधिक क्षारीय होता है।
शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, उदासीन विलयन का भी pH मान 7 होता है, नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है, जबकि जठर रस का pH मान 1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, हमारे शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर है ना वो 7 से लेकर 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। इसका मतलब मेरा जो शरीर का प्रकृति होगा उदासीन भी होगा और क्षारीय भी हो सकता है, क्योंकि उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय में चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद 5.6 से कम अगर वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, ध्यान में रखिएगा। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है 5.6 से कम होता है। और हमारे शरीर का pH मान किसके बीच कार्य करता है तो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, एंटासिड अम्ल के अधिक के मात्रा उदासीन करता है। ठीक है, इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मान मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल चारा का उपयोग किया जाता है। मैंने कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर गैस की समस्या है, ठीक है, तो इनो लेते हैं ना, इनो, ठीक है, तो इनो में अगर लेते हैं तो उस पर पढ़िएगा, इस पर लिखा रहेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंटासिड की प्रकृति को कम करने के लिए, माने गैसों का जो बनता है उसको कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मुंह के pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है अगर मुंह का pH मान 5.5 से अगर कम हो जाए, ठीक है, तो दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, दांतों का गिरना 5.5 से कम होने पर दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। दांतों पर इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम CaPO4 का होल थराइस होगा। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांतों का जो इनामेल होता है ऊपरी परत होता है जो सफ़ेद ना कहते हैं कि तुम सिर्फ दांत दिखा रहे हो, तो जो दांत दिखाते हैं तो सफ़ेद भाग होता है ना, तो उसी दांत के सफ़ेद भाग को इनामेल कहते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, इनामेल होता है, जो किससे बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और इसका pH मान 5.5 से अगर कम होता है तो दांतों का गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, मधुमक्खी या डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो कौन सा है, तो वो कौन सा डंक का छोड़ता है अम्ल, तो अम्ल में आपका हो जाएगा कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। चलिए देखिए, तो मधुमक्खी का डंक हो, ठीक है, या नेटल एक शाकीय पौधा होता। ठीक है, मधुमक्खी का डंक या नेटल का डंक, ठीक है, में एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, डंक मारे गया अंग में, जहाँ आपको डंक मार दिया मधुमक्खी या चींटी काट लिया, जहाँ काट लिया तो मारे गए अंग पर अगर हम बेकिंग सोडा, जैसे घर में होता है ना सोडा लाते हैं, तो बेकिंग सोडा, ठीक है, जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलती है। जहाँ पर चींटी काट लिया या, ठीक है, या मधुमक्खी काट लिया तो उसके स्थान पर आप सोडा को रगड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका जलन कम जाएगा। तो नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। मेथेनोइक अम्ल का मतलब वही होता है फॉर्मिक अम्ल को ही दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी फॉर्मिक अम्ल ना दे के वहाँ पर मेथेनोइक अम्ल दे सकता है। ठीक है, तो मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक या नेटल के डंक, नेटल एक शाकीय पौधा है में फॉर्मिक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है और उसके जलन को अगर बेअसर करना है, ठीक है, डंक मारे गए अंग पर अगर हम बेकिंग सोडा को रगड़ देते हैं, ठीक है, तो हमको आराम मिल सकता है। ध्यान में रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टाटरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है,
खट्टा दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल। चींटी के डंक हो या निटल के डंक हो, ठीक है, उसमें मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, इसी को दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है? HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH। या मेथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है।